गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मुग़ल कालीन साहित्य की विभिन्न फ़ारसी स्रोतों के बारे में स्टडी किया था और उसमें हमने ये देखा था कि मौलिक रूप में फ़ारसी की कुछ रचनाएं जो हैं वो विभिन्न बादशाहों के समय संकलित की गई थी। साथ ही अकबर ने स्पेशली फ़ेजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी, जिसमें उन्होंने संस्कृत और तुर्की और अन्य भाषाओं के ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद किया था। मसला केवल ये था कि वो अपने उच्चतम कोटि का जो साहित्य था जो अन्य भाषाओं का, उसको अपने विद्वजनों से अवगत उसको करवाना चाहता था। इस तरीके से अकबर अनपढ़ होने के बावजूद भी साहित्यिक रूप में निष्णात था। नेट के एग्ज़ाम में एक बार ऐसा प्रश्न भी रहा था कि बादशाह के द्वारा जो है किस बादशाह के पैर हैं वो हरम में लटके रहते थे और उसकी रानियाँ पढ़ाती थी। तो डेफिनेटली बादशाह अकबर को पढ़ाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थे और जोधा वगैरह जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट महिलाओं में आती थी। एनीवेज, इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि विभिन्न बादशाहों के समय फ़ारसी के अलावा अन्य भाषाओं में जो लिटरेचर कंपोज किया गया है वो कौन सा है। तो इसमें दो लैंग्वेज की हम बात करेंगे। पहला है हिंदी और दूसरा है संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा का जो लिटरेचर है वह अपभ्रंश हिंदी जो है उस रूप में लिखा गया है, क्योंकि वर्तमान हिंदी जो है वो 18वीं सदी से स्टार्ट होती है और बीच की जो हिंदी है वो श्रृंगार रस जिसको हम बोल सकते हैं ये अपभ्रंश के रूप में है। तो जिसका यूपी वाला जो बेल्ट है यहाँ पे जो हिंदी का एक्सपेंशन था वह ब्रिज भाषा में था और जिसको अवधी भी बोल सकते हैं, ब्रिज भी बोल सकते हैं। मीराबाई के भजन हैं वो ब्रिज में थे और इसके अलावा जो आपके तुलसीदास जी हैं उनकी जो लिटरेचर है वो ब्रज और अवधी दोनों में है। तो आज हम पहले जो बात करेंगे वो हिंदी की करेंगे। पद्मावत इसमें पहली रचना है जो शेरशाह सूरी के समय संकलित की गई थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी और पद्मावत जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो के द्वारा संकलित तारीख़ अलाई या जिसको खजाइनुल फतूह हम बोलते हैं उस ग्रंथ का जो है हिंदी वर्जन था। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी जो कि एक मोहम्मडन लिटरेरियन थे, उन्होंने पद्मावत को संकलित किया था और इसी को आधार बनाकर बाद में जो हमारे पद्मावत मूवी बनी थी जिसको लेकर सोसाइटी में काफ़ी डिस्प्यूट हुए थे। एनीवेज, इसके बाद में हम बात करते हैं अकबर के समय लिटरेचर का जैसे फ़ारसी में डेवलपमेंट हुआ था ठीक उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत में भी हुआ था। और इसमें तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं तो इसका समय विवादित है और आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख भी नहीं है। बावजूद इसके तुलसीदास की रचनाओं का जो सांस्कृतिक वैल्यू है उसके आधार पर हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि तुलसीदास जो थे उन्होंने रामचरितमानस, ब्रवे रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली जैसी ग्रंथों की रचना की थी। और हम बात करते हैं इनका जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या था, तो उसमें रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में है और जो अवधी का मतलब ये जो यूपी वाला बेल्ट जहाँ में आपने एक बागबान मूवी में एक गाना भी सुना था, रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अवध में, तो वो दैट इज़ द टिपिकल पार्ट ऑफ यूपी एंड इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ टुडे ऑनवर्ड्स। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो अवध था, अभी उसको हम लखनऊ बोलते हैं। जहाँ के नवाब बहुत ही फेमस रहे थे किसी समय, बाद में आपने देखा होगा वाजिद अली शाह जो हैं, अख्तर पिया के नाम से जाने जाने वाले, सादत अली हैं और ऐसे सुजाउदौला हैं। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अवध के अंदर जो है बहुत अच्छा काम किया था। एनीवेज, इसके बाद में हम बात करते हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और रामायण का जो नायक है वो राम गुप्त काल में एक महामानव के रूप में उसको जो है प्रेजेंट किया गया है। लेकिन इस काल में अर्थात मुगल काल में राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो रामचरितमानस में राम जो है वो भगवान है, जबकि रामायण में वो एक सामान्य मनुष्य हैं। ये एक बेसिक अंतर है इन दोनों के अंदर जो राम के चरित्र को लेकर है।
एनीवेज, इसके अलावा हम बात करते हैं अकबर के समय बीरबल भी एक बेहतरीन राइटर थे जो नवरत्नों में शामिल थे, और बीरबल महेश दास के नाम से जाने गए और उन्होंने उन्हें कवि प्रिय की उपाधि दी। इसके अलावा नरहरि चक्रवर्ती हैं जिन्हें महापात्र की उपाधि दी गई, ये भी अकबर के और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। सूरदास जो है उनका समय विवादित होने के बावजूद भी सूरदास को जहांगीर और अकबर का समकालीन माना गया है। जनमान नंदे थे और सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी नामक हिंदी ग्रंथ जो है इन्होंने कंपोज किए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं जहांगीर के समय एक कवि और भी थे जिनका नाम था कवि केशव, और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो कवि प्रिय, वीर सिंह चरित और जहांगीर चंद्रिका थी। और केशव कवि जो थे वो बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह बुंदेला के दरबारी थे, यहीं से इनको लाया गया था। रहीम जो है वो शाहजहां के समय के प्रसिद्ध हिंदी रचनाकार थे जिन्होंने रहीम सतसई लिखी है। और इसके अलावा रस खान जो हैं वो भी शाहजहां के आश्रित कवि थे जिन्होंने प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहजहां के समय के एक और बेहतरीन राइटर हैं बिहारी, जो यद्यपि जयपुर महाराज जो थे हमारे मिर्जा राजा जय सिंह उनके समकालीन थे, उनके दरबारी थे। उन्होंने बिहारी सतसई नाम की ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा 84 वैष्णवों की वार्ता विठलनाथ के द्वारा कंपोज किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि औरंगजेब जो था वो साहित्य में बहुत अच्छा सपोर्टर नहीं था, और औरंगजेब ना केवल हिंदी और संस्कृत का विरोधी था अपितु उसने फारसी को भी कोई बहुत ज़्यादा जो है संरक्षण नहीं दिया। इस लिहाज से साहित्य की जो प्रगति और सांस्कृतिक वैभव की जो पराकाष्ठा अकबर और जहांगीर के समय रोपित हुई और शाहजहां के समय पुष्पित पल्लवित हुई, उसका अवसान है वो अकबर के औरंगजेब के समय हो गया। और जिस प्रकार से सांस्कृतिक पहलुओं में चित्रकला है या फिर संगीत कला है या फिर अन्य फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी हैं वो डिके हुए थे, उन सभी का डिस्ट्रॉय औरंगजेब के समय हुआ था, और साहित्य भी उसमें एक पार्ट है। इसके बावजूद भी बहुत सारा लिटरेचर है वो इसके समय लिखा गया, लेकिन डायरेक्टली हिंदी लिटरेचर का कोई एम्फासिस जो है वो औरंगजेब के समय नहीं था। हाँ, एक बात ज़रूर है, औरंगजेब के समय कुछ ऐसे हिंदी राइटर थे जिन्होंने फ़ारसी में रचना लिखी थी, उनका नाम हमने फ़ारसी में डिस्कस कर लिया है। इसमें एक सुरजन राय भंडारी थे जिन्होंने खुलासत तारीख लिखी थी। एक ईश्वर दास नागर थे, एक आपके भीमसेन बुरहानपुरी थे, और एक आपके चंद्रभान थे। तो चंद्रभान ने चाहरे चमन लिखा था और सुरजन राय भंडारी ने खुलासत तारीख लिखा था, और इसके अलावा आपके चंद्रभान ने चाहरे चमन लिखा था, ठीक है ना, और भीमसेन ने नुस्खा ए दिलकुशा लिखा। तो इस तरीके से चार ऐसे हिंदू थे जिन्होंने फ़ारसी में कंपोजिशन किया था। इसके अलावा जैसे कि सल्तनत काल का जो लिटरेचर अगर आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा है, तो सल्तनत काल में कुछ ऐसे, जो हम मुग़ल काल से पीछे हम जाते हैं तो सल्तनत काल में भी कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मोहम्मडन होते हुए हिंदी में रचनाएं लिखी थी। इसमें एक तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिसकी रचना पद्मावत का जिक्र हमने 1540 के दरमियान जो है शेरशाह सूरी के आश्रित राइटर के रूप में किया है। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे हम चलते हैं तो लोधी काल में मंझन ने मधुमालती लिखी थी और कुतुबुन ने जो है मृगावती लिखी थी। और इसके अलावा अमीर खुसरो तो हिंदी के बहुत अच्छे राइटर थे, और माना जाता है कि अमीर खुसरो ने व्यवस्थित रूप से पृथ्वीराज रासो के बाद में जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, हिंदी को एक तहजीब दी, एक दिशा दी, और उसकी रचनाओं में कहीं न कहीं फ़ारसी और उर्दू के बीच का एक मसनवी के नाम से कंसेप्ट था, उसको अडॉप्ट किया गया था। तो इस तरीके से अमीर खुसरो जो हैं वो उन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा था एक तरीके से, उस समय उसको हिंदी नहीं बोला जाता था। और ये वो काल था जब वीर गाथा काल हुआ करता था, और उसके बाद में श्रृंगार वीर रस का काल था पहला, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन खिलजी वाली बात आती है। फिर यहीं से
अमीर खुसरो ने उस टेस्ट को चेंज कर दिया और इसको उन्होंने एक तरीके से श्रृंगार रस नाम दिया। और फिर उसके बाद में मध्यकाल में भक्ति रस भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भक्ति कल्ट थे जिन्होंने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और उस लोकल लैंग्वेज के द्वारा उन्होंने अपने स्पीचेज हैं और सोसाइटी की जो एविल्स हैं उन सब को जनता के सामने रखा। मीराबाई ने ब्रज में दिया, दादू दयाल ने जो है ढूंढाड़ी में दिया, और नरसिंह मेहता ने जो है वो गुजराती में दिया था, तुलसीदास ने जो है अवधी में दिया था, और ये जो हमने बीच में बात की है ये है ही है। जो आपके रामानंद थे उन्होंने हिंदी में दिया। हिंदी में पहली बार स्पीच देने वाले जो भक्ति कल्ट थे वो रामानंद थे, और रामानंद का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। उत्तर भारत में सबसे पहले पैदा होने वाले और हिंदी में अपना स्पीच देने वाले ये पहले भक्ति कल्ट थे। इस तरीके से भक्ति का जो भक्ति पहले वीर रस, उसके बाद में श्रृंगार रस, फिर भक्ति रस से होता हुआ साहित्य जो है हिंदी का एनरिच हुआ और 18वीं सेंचुरी में वो अपनी बेहतरीन शेप में आ गया था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह।